Good morning, students. Till now we have discussed most of the part of passive voice. Today we will do remaining part or remaining goals of the passive voices. Okay, students. Let's start. And I hope that you are doing practice regularly at home. That is very necessary. So we will do remaining part, remaining rules of the passive voices. Look at the board. If there are double objects in a sentence, passive voice can be made with both the objects. If there are double objects, a sentence can take two objects in a sentence. The first is called indirect object and next is called direct object. एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उनमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरे को कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. And you read in most of the books that indirect object is non-living thing and direct object is non-living thing. ऐसा हमको बुक में देखने को मिलता है कई बार. But what you have to understand is that if the reply of whom give the hints of word that is called indirect object. आपको कैसे पता रखना है? आपको ये नहीं देखना कि लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, आपको ये देखना है कि whom का रिप्लाई आ रहा है तो वो तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और what का रिप्लाई आ रहा है तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. what का रिप्लाई, ओके, रिप्लाई ऑफ what, रिप्लाई ऑफ what, वो तो आपको शो करेगा कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और रिप्लाई ऑफ whom, रिप्लाई ऑफ whom. लुक एट द सेंटेंस. यहाँ ये सेंटेंस में राइट किया हुआ है, माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी ए स्टोरी. माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी ए स्टोरी. दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस एंड यू कैन क्लियरिफाई इट. माय ग्रैंडमदर इज ए सब्जेक्ट, told is a verb, that is V2. me, मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे स्टोरी सुनाई या बताई. तो किसको? whom का मतलब होता है किसको. तो आपको रिप्लाई में क्या मिल रहा है? मुझे. मेरी ग्रैंडमदर ने स्टोरी सुनाई किसे? मुझे. तो whom का रिप्लाई क्या आ रहा है? me आ रहा है. दैट इज राइट, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. whom का रिप्लाई जब भी आता है तो वो जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और रिप्लाई ऑफ व्हाट, क्या सुनाई? स्टोरी सुनाई. तो रिप्लाई क्या मिला हमको? स्टोरी मिला. दैट इज व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ऐसे आपको ध्यान रखना, ये बेसिकली बातें थी. बाकी आप देखेंगे कैसे बनाएंगे हम दोनों ही ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना सकते हैं. देखो कैसे बना सकते हैं. माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी स्टोरी. माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी ए स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक पैसिव वॉइस विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज इनडायरेक्ट. मी को इधर चेंज करेंगे तो ये बनेगा आई. फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है. हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बना दिया, मी को चेंज किया हमने आई के अंदर. यहाँ टोल्ड दे रखी है दैट इज V2 एंड वी हैव टू यूज वाज एंड वाज और वर. अब आई के साथ में आपको पता है कि वाज का यूज होता है. आई वाज. थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? टोल्ड. टोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड होती है. आई वाज टोल्ड ए स्टोरी. सेकंड ऑब्जेक्ट को ऐसे कैसे राइट करना है आपको? आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय माय ग्रैंडमदर. ये आपका पैसिव वॉइस रेडी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से. ओके, आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय माय ग्रैंडमदर. मुझे स्टोरी बताई गई ग्रैंडमदर के द्वारा. तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट से था. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से देख लीजिए, आप इसको समझ लिया मेरे हिसाब से आपने. आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय माय ग्रैंडमदर. और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से देखिए आप कैसे बनाएंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट ए स्टोरी एज ए सब्जेक्ट. ए स्टोरी, ए स्टोरी. सेकंड फॉर्म में वाज टोल्ड टू मी बाय माय ग्रैंडमदर. What is the change here? आपने एक छोटा सा चेंज देखा है. A story was told to me by my grandmother. सेकंड ऑब्जेक्ट को आपने बनाया सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ की जगह आपने V2 को देख करके रखी was, V3 को यूज किया told to me. अब जब आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को राइट किया उससे पहले टू का यूज करना है यहाँ, और यही
सभी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। जब भी आप सेकंड ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू का यूज करना है। बाकी कोई भी रूल्स में चेंजेस नहीं, बाकी कोई सेम चीज थी। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट से बना दिया आपने सेंटेंस को। टू का बिल्कुल बेसिकली ध्यान रखना है आपको। ये मेजर मिस्टेक मानी जाएगी अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने दोनों ही ऑब्जेक्ट से बना के देख लिया। माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी स्टोरी, आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय माय ग्रैंडमदर, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट से था। ए स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय माय ग्रैंडमदर, ये सेकंड ऑब्जेक्ट से हैं। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट से बनाना आपने सीख लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट वाले लिया है हमने। पहले हम बनाएंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। ही विल बी, हिम विल बी चेंज इनटू ही। ही को, हिम को किस में चेंज करेंगे? ही में चेंज करेंगे। यहाँ भी V2 है, V2 के को देख करके हमको वॉज का यूज करना पड़ता है, तो वॉज का यूज किया। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म? गिवन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गिव एंड अ गिफ्ट। यहाँ सेकंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तो कोई भी टू का यूज नहीं करना पड़ता है। जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हो तो टू का यूज करना पड़ेगा। बाय शालिनी, बाय शालिनी। ही वाज गिवन ए गिफ्ट बाय शालिनी, शालिनी ने उसको गिफ्ट दिया और उसको गिफ्ट दिया गया शालिनी के द्वारा। दोनों का मतलब एक ही होता है, बट मैंने कल भी बताया था उसमें एक्टिव है शालिनी, इसमें एक्टिव नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस। सेकंड ऑब्जेक्ट से ही बना लेते हैं हम। सेकंड ऑब्जेक्ट से देखिए किस तरीके से बनाएंगे। ए गिफ्ट was given to him। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से मैंने टू का यूज करना है। बाय शालिनी। ओके स्टूडेंट्स, so this is very simple to change। a gift was given to him by शालिनी। so आपने दोनों ही सेंटेंस को इजीली बना करके देखेंगे। आप घर में प्रैक्टिस करके देखना कि हमसे बनता है नहीं बनता। अब देखिए रूल नंबर 12 क्या कह रहा है। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विथ हु, अगर आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, WHO हु से स्टार्ट हो रहा है, देन व्हेन यू विल मेक पैसिव वॉइस देन यू शुड हैव टू रिप्लेस हु विद बाय हूम। आप जब हु देखेंगे एक्टिव वॉइस में तो आपको पैसिव वॉइस में हु को यूज ना करके बल्कि बाय हूम का यूज करना पड़ेगा। हु को रिप्लेस करना है किसे? बाय हूम से। और यहाँ एक लाइन और है, अदर WH वर्ड्स डू नॉट चेंज। अदर WH वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये चेंज नहीं होंगे। केवल हु चेंज होगा किसके अंदर? बाय हूम में। बाकी अदर WH वर्ड्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। देखो हम सेंटेंस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। Who can solve this puzzle? Who can solve this puzzle? या who से सेंटेंस स्टार्ट है हमारा। मैंने ये बोला इसको रिप्लेस करना है बाय whom से, मैंने बाय whom का यूज किया है यहाँ। अब देखिए कल मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहता है, तो WH वर्ड के साथ में हमको हेल्प में यूज करनी पड़ेगी। एंड दैट इज मॉडल व्हिच विल नॉट बी चेंज। बाय whom can this puzzle, ये ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट। this puzzle can always take be with him। by whom can this puzzle be solved? Then question mark। who can solve this puzzle? इस puzzle को कौन solve कर सकता है? by whom can this puzzle be solved? ये puzzle किसके द्वारा solve की जा सकती है? दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आपने क्या देखा, who को हमने by whom में चेंज किया है। कैन को एज इट इज राइट करेंगे। ये मिस्टेक करते हैं, मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे। क्या करते हैं कि दिस पजल के बाद में कैन का यूज करते हैं और कैन के बाद में जस्ट बी का यूज करते हैं, वो गलत होता है। बट WH वर्ड हमेशा अपने साथ में हेल्प में वर्ड का, तभी वहां हम इंटेग्रिटी बना पाएंगे इसको। तो बाय whom can this puzzle be solved, बी का यूज ध्यान रखना है आपको, ये करेक्ट बन गया। अब देखिए WH वर्ड दूसरा भी है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने ये बोला इसको चेंज नहीं करना है, तो व्हाट एज इट इज राइट करेंगे हम। अब देखिए व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट इज आर यू के साथ लगता है, लेकिन यहां हमारा हम यूज करेंगे इज। व्हाट इज आईएनजी था, बीइंग। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, देन क्वेश्चन मार्क।
व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आर था, इसकी जगह इज आएगा। डू प्लस आईएनजी था, आईएनजी को हमने बी के अंदर यूज किया, बन गया बीइंग। थर्ड फॉर्म का यूज किया डन, बिफोर ऑब्जेक्ट यू विल यूज बाय ऑलवेज, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल नंबर 12 और रूल नंबर 13 हमने समझ लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान सा लगेगा, आप खुद जब बनाएंगे। तो ये WH वर्ड मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी। कल हमने हेल्पियर से जो स्टार्ट होते थे सेंटेंस, उनकी प्रैक्टिस की थी। अब देखिए रूल नंबर 13 क्या कह रहा है। इफ योर सेंटेंस इज इंपेरेटिव, if your sentence is imperative, what are imperative sentences? The sentences in which order, request, command is given. जिन sentences के अंदर आपको order या request या command या एडवाइस, ये सब चीजें एलिमेंट देखने को मिलते हैं, वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये तो डेफिनेशन वाइज मैंने आपको समझा दिया। नाउ लुक एट द सेकंड मेथड, कैसे आप समझ सकते हो कि सेंटेंस इंपेरेटिव है। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विद V1, अगर आपका सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो सेंटेंस हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विद डू और डोंट, यहाँ वैसे डू V1 ही है बट यहाँ डोंट भी है, इसलिए अलग से लिखा गया है इसको। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विद डू और डू नॉट, अगर आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट है तो वो सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विद लेट, अगर आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट है तो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। एंड प्लीज और काइंडली, अगर आपके सेंटेंस में प्लीज और काइंडली आ रहा है तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ये सेकंड टाइप था, और वो फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दिया कि आपको वैसे ही पता लग रहा है सेंटेंस को देख करके ही कि इसमें एडवाइस है, इसमें कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो वो आप समझ जाएंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। इनको चेंज करते हैं, देखो कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस को, देखो कैसे बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को, कैसे पैसिव वॉइस में इजीली चेंज कर सकते हैं हम। We will take first sentence starts with V1. For example, I write here open the door. ये बेसिकली आपको बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, ओपन द डोर। यहाँ कमांड है, यहाँ ऑर्डर है, ओपन द डोर। और आप देख सकते हैं कि V1 से भी स्टार्ट हो रहा है, V1 से स्टार्ट होकर डायरेक्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, ओपन द डोर। यू कैन चेंज बाय टू मेथड्स इनटू पैसिव वॉइस। ओपन द डोर, देखो ये लेट से भी चेंज हो सकता है, और यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, इससे भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ओपन द डोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक विद द हेल्प ऑफ let the door, let को यूज करना, उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। let हमेशा अपने साथ में क्या लेगा? be लेगा। let the door be opened, let the door be opened, open the door मतलब दरवाजा खोलो, this is order, ये क्या था? ऑर्डर था। let the door be opened, दरवाजा खोला जाए, तो दोनों ही ऑर्डर है। हमने चेंज किया इसको let से। Now we will change with the help of you are ordered to. You are ordered to open the door. You are ordered to open the door. यहाँ ऑर्डर क्या है? थर्ड फॉर्म हो गई। हमेशा हम पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ थर्ड फॉर्म को यूज किया है, ऑर्डर्ड। ओके स्टूडेंट्स, लेट द डोर बी ओपन, ये लेट से था। यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ये सेकंड मेथड से था। तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, जो ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है, तो एक सेंटेंस में एक ही बार चेंजेस होगा, दोबारा नहीं चेंजेस करेंगे आप। तो ये दोनों ही टाइप से मैंने बता दिया आपको, ये फर्स्ट टाइप था और ये सेकंड टाइप था। ओके, लुक एट द नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद डोंट। देखिए डोंट से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो किस तरीके से बनाएंगे? डोंट प्ले ऑन द रोड, डोंट प्ले ऑन द रोड।
डोंट प्ले ऑन द रोड, दिस इज एडवाइस। ये एडवाइस दी जा रही है कि भाई रोड पे नहीं खेलना चाहिए हमें, डोंट प्ले ऑन द रोड। तो आप कैसे बना सकते हैं इसको, देखो यू आर एडवाइज्ड। अब देखिए सेंटेंस में क्या होता है कि डू नॉट से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसमें से हम डू को रिमूव करेंगे और नॉट के बाद में टू का यूज करेंगे, नॉट टू प्ले ऑन द रोड। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले ऑन द रोड। इसमें से डू नॉट में से हमने डू को रिमूव किया है। अब टू का यूज आता है इसके अंदर, आप देखेंगे ऊपर वाले सेंटेंस में ऑर्डर के बाद में जस्ट टू का यूज किया था, तो एडवाइस के बाद में टू का यूज आता है, बट टू के साथ में हमेशा V1 आती है, इसलिए हम नॉट को पहले लिखेंगे। ये मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर देते हैं कि टू को यहाँ ऐड कर देते हैं, यही लगा देते हैं और नॉट प्ले ऑन द रोड कर देते हैं, गलत हो जाता है सेंटेंस। टू हमेशा अपने साथ में V1 लेगा, इसलिए नॉट को हम पहले ही एडजस्ट करेंगे। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले ऑन द रोड। तो आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखा, इसके टू टाइप्स को देखा हमने, और आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे कल। ओके स्टूडेंट्स, और आपको इसको प्रैक्टिस को रेगुलर रखनी, जितनी आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे उतनी शार्पनेस आपकी बढ़ती जाएगी इस टॉपिक पर। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।